तो बेटा अभी इसके पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। मैं जल्दी से थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। याद आ रहा है आपको? तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, आपके पास दो सर्किट हैं। कौन कौन से? प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली इंडक्टिव। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था हमारा वोल्टेज, और इसका भी क्या था? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, ये क्या था? वोल्टेज। और यहां पे करंट क्या था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, है ना। तो हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट में क्या देखा था? जो करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या? माइनस पाई बाई टू का मतलब है कि करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट लैग्स बाय द डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू यानी 90 डिग्री से करंट क्या कर रहा था? लैग। इसका हम लोगों ने फेजर डायग्राम जो बनाया था वो ये बना था वी नॉट, और ये बना था आई नॉट। याद आ रहा है? इसका जो फेजर डायग्राम हम लोगों ने बनाया था वो बना था वी नॉट, और इधर 90 डिग्री पे क्या बना था? आई नॉट। तो ये सारी चीजें अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इंडक्टिव सर्किट के। ठीक है, और यहां पर याद करो हम लोगों ने आई नॉट की वैल्यू यहां क्या पढ़ी थी? वी नॉट अपॉन आर। और इस वाले सर्किट के लिए आई नॉट की वैल्यू क्या पड़ी थी? वी नॉट अपॉन एक्स एल। याद आया? एक्सएल क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक रेजिस्टेंस है। क्या था बेटा? ये रेजिस्टेंस था इस सर्किट का। और एक्सएल को हम लोग क्या लिख सकते थे? ओमेगा एल। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे इसी टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है ये सब। चलिए, तो आपको मैंने एक इंडक्टिव सर्किट दिया। क्वेश्चन है, इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, यहां का जो वोल्टेज रहा ये, ठीक है, इसका वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू 10 साइन, 10 साइन इन ब्रैकेट 10t प्लस 30 डिग्री, ये दे रखा है वोल्टेज। और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी। कितनी दे रखी बेटा? 2 हेनरी। आपको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, ऑफ आई वर्सेस टाइम। आपको क्या निकालना है? आई वर्सेस टाइम। ऑल्सो कैलकुलेट आई आर एम एस, ऑल्सो कैलकुलेट आई आर एम एस। आपको और क्या फाइंड आउट करना है? आई आर एम एस। ठीक है, चलो। तो बेटा वोल्टेज को अगर आप कंपेयर करोगे तो वोल्टेज कितना है? V इज इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस 30 डिग्री। बोलो सही है? इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा वी नॉट की वैल्यू तुमको देखो क्या मिल रही है कंपैरिजन पे? 10। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है? 10। देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? अब बोल रहा है करंट की इक्वेशन बनानी है, आई निकालना है। अब आपको पता है इंडक्टर में करंट क्या करता है? 90 डिग्री से लैग। करंट क्या करता है? लैग करता है। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट। अब आई नॉट कैसे निकाला जाए? आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर के लिए? वी नॉट अपॉन एक्सएल। याद आया? और एक्सएल किसके बराबर था? ओमेगा एल। एक्सएल किसके बराबर था? वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 10, ओमेगा की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू 2। 10 से 10 कैंसिल, 0.5। 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। यानी आई नॉट कितना आ रहा है? 0.5। साइन अंदर क्या है? 10t प्लस 30 डिग्री।
अब करंट क्या करेगा, इसका ये पूरा फेज है, इस फेज का 90 डिग्री लेस होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है उससे करंट क्या करेगा, क्या करेगा, लैग करेगा। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो माइनस क्या कर दोगे, 90 डिग्री। यही तो पढ़ा था ना, करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है। वोल्टेज क्या, वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग। कितने डिग्री से, 90। तो ये वोल्टेज का फेज क्या है, 10t + 30 डिग्री। तो लैग कर रहा है तो -90 डिग्री लैग करेगा। तो 10t + 30 डिग्री में -90 डिग्री कर दिया। अच्छा, तो क्या इक्वेशन बनी, I = 0.5 साइन 10t और 30 - 90 यानी माइनस का 60 डिग्री। ये आपका क्या निकल आया, करंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया या नहीं आया, तो ये निकल आया I विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या निकल आया बेटा, I विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन। अरे भैया अभी पीछे क्या बताया था, इंडक्टर में करंट लैग करता है कितने डिग्री से, किससे लैग करता है, वोल्टेज से। वोल्टेज का जो भी फेज होगा करंट उससे कम होगा 90 डिग्री से। इंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जो इसका फेज था पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको -90 कर दिया, लैग कर रहा है 90 डिग्री से। लैग मतलब वोल्टेज ज्यादा आएगा और करंट कम आएगा इसमें। और करंट कम आएगा भी हमें पता चल रहा है, भाई यहां से तुम करंट भेजोगे तो इंडक्टर एक अपना इंड्यूस करंट बनाएगा जो कि इसको अपोज करेगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब क्या निकालना है, IRMS। चलो सभी बच्चे बताएं IRMS का फॉर्मूला क्या था, बोलो बोलो, IRMS का फॉर्मूला क्या था, I0/√2। भूल गए, I0/√2। I0 की वैल्यू 0.5 और √2 का √2। तो IRMS क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। बट एक बात जरूर याद रखना सभी बच्चे, I0 = V0/XL। ये क्वेश्चन लगा सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई कहे I = V/XL, क्या ये लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। समझे, हमें कौन सा करंट और वोल्टेज रखना होता है, पीक। पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और करंट रखना होता है। हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट नहीं पुट कर सकते हैं, अगर करोगे तो करंट की इक्वेशन सेम नहीं आएगी। समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, हमेशा हम लगाएंगे I0 = V0/XL, मतलब पीक वैल्यू रखेंगे, एवरेज कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इतना। अब देखो बेटा, हम लोग एक्सेल को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखेंगे, एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपको पता है ना एक्सेल किसके बराबर था, ओमेगा एल के, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है ओमेगा की वैल्यू क्या होती, 2πf। नहीं पढ़ी, अच्छा ये तो पढ़ी होगी 2π/t, ये तो पढ़ाई है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, 2π क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई पूरा एक चक्कर लगा के सर्कल में घूम रहा है तो कितना एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 2π, और पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता है, t, और 1/t को ही तो f बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/t को क्या लिख दिए, f। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2πf। तो एक्सेल किसके बराबर हो गया, 2πfl। एक फॉर्मूला आपके पास और आ गया। अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी दी जाए, जैसे दी जाती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दी जाए तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रख लेना, इंडक्टेंस रख लेना, एक्सेल तुम्हारा निकल आएगा। और एक्सेल है क्या, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट भी कितनी होती है, क्या होती है, ओम। अब तुम कहोगे ये चीज हमको पहले तो नहीं नजर आई, इंडक्टर अभी हमने पीछे भी तो पढ़ा था,
ईएमआई में। तो बेटा याद करो, वहां पर जब भी हम लोग इंडक्टर लगाते थे तो उसको किससे लगाते थे? डीसी सोर्स से लगाते थे, बैटरी से उसको हम लोग लगाते थे। याद आ रहा है? और बैटरी का करंट क्या होता है? कांस्टेंट। बैटरी का करंट क्या होता है? अगर बैटरी का करंट कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो। और फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल भी क्या होगा? तो मतलब जब हम बैटरी लगा रहे थे तब रेजिस्टेंस लग ही नहीं रहा था, क्योंकि करंट कांस्टेंट था। फ्रीक्वेंसी उसकी डीसी करंट की कोई होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो। तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। इसीलिए ईएमआई में ये वाला केस हम लोगों ने नहीं सुना, और यहां सुन रहे हैं एक्सेल। क्यों? क्योंकि यहां एसी करंट है, और एसी करंट कैसे चलता है? फ्लक्चुएट करते हुए। क्या करते हुए? फ्लक्चुएट करते हुए। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि वहां डीसी करंट था, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। एसी करंट की होती फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए वहां पे रेजिस्टेंस क्या था इंडक्टर का? जीरो। रेजिस्टेंस क्या था इंडक्टर का? जीरो। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे एक्सेल नहीं पढ़ा, यहां पे एक्सेल पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अगर मैं इनका ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ? बोलो बेटा। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बोलो बेटा। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ओमेगा बढ़ेगा एक्सेल बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा एक्सेल घटेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सेल बढ़े घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सेल बढ़ेगा, यानी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनता है? यूनिफॉर्म। कैसा ग्राफ बनता है? समझ में आया? क्लियर हो गई ये बात? ना आई हो तो बताओ, फिर से बता दें, फिर से बता दें। देखो, एक्सएल इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई एफ। यानी हम क्या रख सकते हैं? 2 पाई एफ एल, या फिर 2 पाई/टी/इंटू एल। अब वो तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड दिया हो तो वो फॉर्मूला लगाना, फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो ये लगाना। और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। हम लोग के घर पे जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और एक्सेल है क्या? रेजिस्टेंस है, किसका? इंडक्टर का। समझे? तो एक्सेल तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा फ्रीक्वेंसी के और ओमेगा के, तो ग्राफ यूनिफॉर्म बनेगा। अब मैंने, तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, इंडक्टर तो अभी मैंने पीछे ईएमआई चैप्टर में पढ़ा था, उसमें तो कोई एक्सेल आपने नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या थी? डीसी करंट यूज हो रहा था, और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो एक्सेल निकालोगे तो जीरो आएगा। तो वहां जब इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इंडक्टर का जीरो था तो वहां क्या बताते हैं हम? इसलिए हम लोग को एसी में पढ़ना पड़ रहा है, डीसी सोर्सेज में नहीं पढ़ना पड़ता। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े, बोलिए। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको इसी तरीके का, दिया जाए? ये नोट हो गया? बहुत बढ़िया। बट हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, फाइंड द एक्सेल ऑफ एन इंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर L इज इक्वल टू 2H। कितना दिया गया बेटा? 2 हेनरी, कनेक्टेड टू एन AC, कनेक्टेड टू एन AC। किससे जुड़ा हुआ बेटा? AC से, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज। चलो फॉर्मूला लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एल दे रखा है, आप क्या निकाल सकते हो? बोलो। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल।
एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल। बताओ 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, और एल कितना दे रखा है, 2, यानी 200 यानी 200 यानी 200 पाई। ये आ गया एक्सएल। समझ में आ गया है नहीं, क्लियर हो गया, नोट कर लो। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हमने देखा करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। फिर हमने पढ़ा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा था। करंट कितना लैग कर रहा था, 90 डिग्री से। अब कैपेसिटिव सर्किट में समझ गए होगे क्या होगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मतलब बेटा अब की बार हम यहां क्या लगाएंगे, अरे बोल भी दो, मुंह का ढक्कन खोल भी दो। ठीक है, क्या लगाया बैटरी नहीं लगाया गधे, कैपेसिटर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कौन सा करंट है, एसी करंट। अब एसी करंट है तो जाएगा करंट, आएगा करंट, जाएगा करंट, आएगा करंट। एक बार इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, बार बार यही होता रहेगा। लेकिन हम किसी इंस्टेंट टाइम के लिए ले लेते हैं। कौन से टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम मतलब बच्चे समझ गए होंगे, इंस्टेंट टाइम मतलब किसी डीटी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो पर्टिकुलर टाइम में हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, चेंज नहीं हुआ पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि मानना पड़ेगा ना कोई एक टाइम के लेकर, नहीं तो बार बार ये पॉजिटिव निगेटिव बदलता रहेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। कैसे करोगे, तो हमने मान लिया किसी एक इंस्टेंट टाइम पे। ठीक है, यहां का वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और पूछा गया है करंट की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहां, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल रूल। अप्लाइंग केवीएल रूल, तो केवीएल रूल अप्लाई करेंगे। बताओ केवीएल रूल में क्या होता था, सबसे पहले हम क्या बनाते थे, पाथ। क्या बनाते थे, अच्छा भाई इस पाथ से इधर आओगे तो V तुमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और जब इधर से इधर जाओगे, देखो ऐसे घूम के फिर इधर गए, तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। भाई केवीएल क्या था, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, यही था ना, डेल्टा V बराबर 0। पूरे क्लोज सर्किट का पोटेंशियल जितना भी होगा सबका सम 0 के बराबर होगा। तो मैंने इधर पाथ गया V लिया, फिर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूं मतलब माइनस VC। माइनस VC मतलब समझ गए होगे, है ना। अच्छा बताओ कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है, जो कि हमें बताएंगे आदित्य बॉय बताएगा। वो कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना होता है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है, Q बाई C। Q इज इक्वल टू CV, पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। देखो 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 वो देखो, कहां गया रे, हाँ कहां है, वह ऊपर, सबसे ऊपर। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है। और Q इज इक्वल टू क्या होता था, CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो बताओ कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होता है, Q बाई C, तो V माइनस Q बाई C बरोबर 0। अच्छा भाई, तो V बरोबर Q बाई C, तो Q बरोबर CV। चलो VC लिख दो, तुम्हारी मान लेते हैं। ठीक, इतना आया कि नहीं आया। अब V की वैल्यू क्या रखेंगे, V की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जो कि दिया हुआ है। V की वैल्यू कितनी है, V नॉट
साइन ओमेगा टी इंटू सी क्यू। हमें निकालना क्या है? निकालना क्या था? किचपिचिया गया ना, गिचपुच पुचपुच हो गया। तो वी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इस क्यू को हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़ा है नहीं पढ़ा? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो Q का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, नहीं कर दिया जाए। तो डी क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? C बाहर V नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। डी तो स्टाइलिश बन गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा कौन ले गया मेरे चचा? अरे चचा, ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो ओमेगा बाहर भी तो आएगा। ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ में आया? अरे भाई, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा बाहर आ जाएगा। हमें गणित पढ़ता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आई भाई? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्यू का एक्सप्रेशन कट क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो, यानी वी नॉट सी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता था। याद आ रहा है कुछ? इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है यार, तुम लोग तो मैथ्स के हो, तुमको बताना पड़ रहा है। अच्छा, I इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। फॉर्मूला क्या था? हमें यहां पे I नॉट लाना है। क्या लाना है? I नॉट लाना है। एक काम करते हैं बालक, यहां पे मुझे V नॉट बाई आर जैसा कुछ होना चाहिए था। V नॉट बाई आर। आई नॉट का फॉर्मूला क्या था? जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, या फिर इंडक्टर के लिए वी नॉट बाई एक्सएल पढ़ा था। याद आ रहा है? क्या पढ़ा था? एक्सएल पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? यहां पे तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, बोलो लिख सकते हैं। ओमेगा सी को नीचे भेज दो, ओमेगा सी को नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ओमेगा टी, तो यानी आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिख देंगे एक्सी। क्या लिख देंगे? एक्सी लिख देंगे। यानी एक्स सी की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी किसके बराबर है? देख रहे हो? यानी एक्सी है क्या? एक्सी है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है बेटा? यानी इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम। ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। अब तुम कहोगे अभी कैपेसिटर पढ़ाया था, वहां तो नहीं ये बताया था कि कैपेसिटर में रेजिस्टेंस भी लगता है। तो बेटा वहां डीसी करंट यूज कर रहे थे, और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो वहां रेजिस्टेंस भी 0 था। यहां एसी यूज कर रहे हो तो यहां आएगा भैया। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ओमेगा की वैल्यू रख दो, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां भैया वी नॉट अपॉन एक्सी, वी नॉट अपॉन एक्सी कॉस ओमेगा टी। बोलो सही है? तो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सी को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात इतनी समझ में? लेकिन भैया एक बात जरा गौर से सुन लो, हमारा वोल्टेज है साइन ओमेगा टी में, और हमारा करंट आ रहा कॉस ओमेगा टी में, तो इसको चेंज कर देते हैं, उसमें क्या है? तो ये बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, साइन 90 प्लस थीटा को भी हम क्या बोलते हैं?
कॉस थीटा। बोलते हैं नहीं बोलते, पहले ये बता दो। अब हम यहां पे फॉर्मूला क्या रखें? 90 माइनस थीटा रखें, 90 प्लस थीटा रखें? तो मैंने, याद करो, तुमको पहले ही डेरिवेशन में बताया था, ओमेगा टी को तुम्हें पॉजिटिव में रखना है। ओमेगा टी को किस में रखना है? पॉजिटिव में रखना है। तो आप क्या रखोगे यहां? बोलो, अपने मुंह का ढक्कन खोलो। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो सही है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90, बात तो वही, दोनों प्लस में है। तो आपको क्या दिख रहा है? वोल्टेज में ओमेगा टी है और करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। कितने डिग्री से? पाई बाई 2 से। देखो, प्लस पाई बाई 2, ओमेगा में, ओमेगा टी में प्लस पाई बाई 2, यानी करंट क्या कर रहा है? ज्यादा आ रहा है और वोल्टेज कम। तो कैपेसिटर में करंट ज्यादा, वोल्टेज कम। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दिख रहा है एकदम क्लियर? यस, एकदम क्लियर है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ यहां कौन लीड कर रहा है? करंट। करंट लीड्स। करंट क्या कर रहा है? लीड्स कर रहा है। पोटेंशियल बाई किससे? पोटेंशियल से। बाई कितना डिग्री? 90 डिग्री से करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और इंडक्टर में क्या कर रहा था? लैग। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वहां आया था, और यहां प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट लीड कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? नोट कर लो, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है? एक्सी क्या है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट भी ओम होती है, ठीक है? एक्सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ इंटू सी। तो इतना समझ में आ गया है? कंफर्म? तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज कैसे चल रहे थे? सेम फेज में। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा था 90 डिग्री से, वोल्टेज लीड कर रहा था। और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से। समझ में आ गई बात? आ गई बात? हटाया जाए? अरे बोलिए, कर रहे हो क्या? हो गया ना? चलो फिर। अब बेटा हम लोग इसका कौन सा डायग्राम पढ़ने जा रही है? फेजर डायग्राम। चलो भाई साहब, फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम बनाने से पहले ध्यान से सुन लो, वोल्टेज कितना होता है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज यही था। करंट कितना था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो इससे कितना ऊपर जाओगे तुम? ओमेगा टी। तो वोल्टेज कितना है? ओमेगा टी। ये क्या है? वी नॉट। कितने ऊपर गए एंगल? ओमेगा टी। यानी कितना फेज ऊपर गए? ओमेगा टी। ये है वोल्टेज का फेज। करंट पे आओ। करंट का क्या है? ये फेज है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फेज। ये भी क्या है? फेज है, ठीक है? तो पोटेंशियल का, वी नॉट का फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका 90 डिग्री क्या होगा? यही तो होगा 90 डिग्री। पाई बाई 2, ये क्या निकल आया? आई नॉट। तो आई क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 होता तो नीचे जाते। प्लस पाई बाई 2 यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये करंट है। तो ये आ गया मैक्सिमम करंट, ये आ गया मैक्सिमम वोल्टेज, वी नॉट आई नॉट। अब आपको दिख रहा होगा करंट, करंट आपको पता ही है कम आता है, वोल्टेज ज्यादा आता है।
लेकिन लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। लीड कौन कर रहा है? 90 डिग्री से कौन ज्यादा आ रहा है? करंट आ रहा। अब ध्यान से सुन लो, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आता है तो करंट क्या 100-200 एम्पियर आता है? नहीं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, समझ रहे हो ना? तो करंट की वैल्यू हमेशा कम रहती है, इसीलिए इसका ये एरो मैंने छोटा बनाया है और वोल्टेज का एरो देखो बड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। बट लीड कौन कर रहा? लीड मतलब पहले कौन आएगा? 90 डिग्री से कौन ज्यादा आएगा? करंट। करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो ये है फेजर डायग्राम। अगर इसका हम लोग सिंपल ग्राफ बनाए तो सिंपल ग्राफ ये बनेगा, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज देखो 90 डिग्री से लैग कर रहा है। ये सिंपल डायग्राम। तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री से क्या हो रहा है? नीचे आ रहा हो, लैग कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? नोट कर लीजिए इतना। अब इसके बाद है वेव डायग्राम। हाँ, ये वाला वोल्टेज कितना है? वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी आ गया। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू तुमको और आना पड़ेगा। तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? फेजर डायग्राम। अब हम लोग को कौन सा डायग्राम देखना है? वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम? चलिए बनाया जाए इसका वेव डायग्राम। हो गया? नोट हो गया? चलो वेव डायग्राम देखो, ध्यान से सुनना बेटा। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ इक्वेशन क्या थी, पहले लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बोलो सही है? तो अगर यहां तुम टाइम जीरो रखोगे, टी की वैल्यू जीरो, तो टी जीरो रखोगे, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, पूरा जीरो, यानी वोल्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो ये जीरो, यानी वोल्टेज कुछ ऐसा चलेगा। समझ में आई बात? करंट देखो क्या आ रहा है, टी जीरो रखोगे ये जीरो होगा, साइन पाई बाई टू, प्लस में पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू का मतलब जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर वन, यानी करंट जो है वो कुछ यहां से स्टार्ट करेगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज देखो कम आएगा। देखो वोल्टेज जीरो है, करंट ज्यादा आ रहा है। लीड कर रहा है कि नहीं करंट? 90 डिग्री से कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जीरो, ये वन, ऊपर टू, तो देखो करंट कहां से आ रहा है? वन से, साइन 90 वन। तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितने डिग्री से? पाई बाई टू। देखो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हुआ, ये वोल्टेज है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कहां से स्टार्ट होगा? यहां। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आई बात है नहीं? समझ में आई बात है नहीं? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ये आपका क्या है? करंट। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक बात ध्यान सुन लेना, जब करंट मैक्सिमम था तब वोल्टेज जीरो था, तब वोल्टेज जीरो था, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। देखो वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हो गया। देख रहे हो? करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हो गया, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, वो करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हो गया। तो ये चलता रहेगा। लेकिन करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। देख रहे हो? करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है, तो करंट कितना लीड कर रहा है? पाई बाई टू से। और वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग। देखो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हुआ, करंट यहां से स्टार्ट हुआ, वन से, ऊपर से वो भी। और पिछले वाले में क्या था? माइनस पाई बाई टू था, तो करंट कहां से स्टार्ट हुआ था?
इस जगह से, याद आ रहा है वेव डायग्राम में, यहां से गए थे हम लोग, क्योंकि वो -π/2 था तो वोल्टेज ज्यादा था, करंट लैग कर रहा था, तो करंट यहां से बनाए थे हम लोग पिछले वाले केस में। तो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये है वेव डायग्राम, बना लीजिए बेटा इसको। क्या है ये? वेव डायग्राम। देखो बेटा, अब इसी के बेस से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। ये कैपेसिटर है, इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। इसका कैपेसिटर कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफेराड। कितना दे रखा है बेटा? 2 माइक्रोफेराड। और वोल्टेज कितना दे रखा है? V = 10 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह दे रखा है 10t। ये आपका वोल्टेज है। बोला है फाइंड द इक्वेशन, आपको फाइंड करनी है इक्वेशन I वर्सेस T। I वर्सेस T की इक्वेशन पता करना है और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट I एवरेज। I एवरेज निकालना है फॉर फुल साइकिल और हाफ साइकिल, इन दोनों का I एवरेज निकालना है। कर लोगे या बताऊं? ये बताओ, वोल्टेज ये है तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I = I0 sin 10t है ना, तो 10t, और इसमें करंट क्या करता है? लीड, यानी +90 डिग्री। 90 डिग्री लिख दो चाहे π/2, देख लो वोल्टेज 10t था तो करंट क्या होगा? +90, लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा। कितने एंगल से? π/2 से। अब करंट निकालना है 90 डिग्री से, ठीक है। अब करंट निकालना पड़ेगा I0, तो I0 की वैल्यू क्या होगी? V0/XC। बोलो सही है? XC तो रखेंगे। V0 की वैल्यू कितनी है जरा देखो? 10। V = V0 sin ओमेगा टी। V0 की वैल्यू 10, XC निकाल लिया जाए। XC = क्या होगा? 1/ωc। 1/ω, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 10 इंटू C की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रोफेराड। कितनी है? तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फराड। बोलो सही है? माइक्रो को फराड में बदल के रखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 ऊपर चला आएगा, बोलो। 1/ωc है ना, XC निकालना है, तो 10⁻⁻6 और 10⁻1, 1 - 6 -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5, और 1/2 क्या होगा? 0.5। आया या नहीं आया? देखो, वोल्टेज दिया गया था V = 10 sin 10t, तो तुमको V = V0 sin ओमेगा टी से कंपैरिजन कर लेना है, तो V0 की वैल्यू क्या मिल गई? 10। ओमेगा की वैल्यू भी क्या मिल गई? 10। सीधे सीधे लगा दो, I = I0 sin ओमेगा टी +90। क्यों लिखा? क्योंकि करंट लीड कर रहा है, हमें पता है ये बात, ठीक है। हमने कहा I0 तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा V0/XC, यानी V0 की वैल्यू 10, XC की वैल्यू हमको नहीं पता, तो XC = होता है 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू क्या थी? 10। C की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 फराड, तो 10⁻1 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5 ऊपर गया 10⁻+5, 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5 आ गया आपका। तो यानी XC कितना निकला है? बोलो कितना आ गया? 0.5। एक मिनट, सॉरी, XC आया ना बेटा, अब यहां रखोगे ना 0.5 इंटू 10⁻5, सही है। फिर पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, सही है। 10⁻5 ऊपर भेज दो, -5 हो जाएगा, और 1/5 को क्या लिख सकते हो? 0.25। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 10, ठीक, 0.2 इंटू 10⁻5 ऊपर जाएगा, 10⁻2 यानी 10⁻⁻5, यानी कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻2 -5 कितना होगा बेटा? -3। यानी I0 कितना आ गया? 0.2 इंटू 10⁻⁻3 साइन 10t + 90 डिग्री। यही है बेटा करंट की इक्वेशन। निकल आई करंट की इक्वेशन? आया समझ में या नहीं आया? करंट की इक्वेशन आ गई है, बात खत्म। अब एवरेज निकालना है फुल साइकिल के लिए। I एवरेज क्या होता है? 0, हम सभी को पता है ना। I एवरेज के लिए क्या होता है बेटा? 0। चलो अब बताओ जरा, फुल हाफ साइकिल के लिए क्या होता है फॉर्मूला?
2i0/पाई, याद आया? 2 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻³ और पाई की वैल्यू रख दो, ये आपका क्या निकल आएगा? आई फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए। बोलो समझ में आ गया या नहीं? कितना क्लियर हो गया है? इसको नोट कर लीजिए।